और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द क्लासिक लॉयर में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कंपनी लॉ की सीरीज़ हमारी चल रही है। इसके लेक्चर जो हैं लगभग 3 हो चुके हैं। किसके लिए इम्पोर्टेंट है तो BLLB, LLB और स्टेट PCSJ, APO किसी की भी तैयारी करते हैं, लॉ से रिलेटेड अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, कंपनी लॉ मस्ट है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सही या फिर किसी भी स्टेट में सही या कोई भी यूनिवर्सिटी सही, यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही। एक सेमेस्टर में आपका एग्ज़ाम भी होगा। कौन कौन से टॉपिक कवर कर चुके हैं? कंपनी की परिभाषा, लक्षण, प्रमुख बाद इसके हो चुके हैं। कंपनी का निर्माण हो चुका है और एक लेक्चर में हमने देखा था, इंट्रो लेक्चर था फर्स्ट वाला, सेकंड लेक्चर हमारा ये था, थर्ड लेक्चर ये है और अभी चौथा लेक्चर हमारा कंपनी के प्रकार और प्राइवेट कंपनी का पब्लिक कंपनी में परिवर्तन। ये 2 टॉपिक हमें आज कवर करने हैं आज की इस क्लास में। कंपनी कितने प्रकार की होती है और प्राइवेट कंपनी का पब्लिक कंपनी में कैसे परिवर्तन होता है। इस काइंड ऑफ कंपनीज, कंपनी के कितने प्रकार होते हैं इसको हमें समझना है। कंपनी के प्रकार, किस आधार पर हम कंपनी को बांटेंगे, ये आधार दिया हुआ है। तो कौन कौन से आधार हैं एक बार समझ लेते हैं। पहला आता है निर्माण के आधार पर कंपनी के प्रकार, फिर दूसरा है दायित्व के आधार पर, तीसरा है सदस्यों की संख्या के आधार पर, चौथा है कंट्रोल यूनिट के आधार पर, पाँचवा है राष्ट्रीय हित के आधार पर, छठा है स्वामित्व के आधार पर और सातवां है अन्य कंपनियां। इतनी कंपनियों के प्रकार होते हैं। आपने तो अभी तक एक ही 2 पढ़ा होगा, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, यही सुना होगा। निर्माण के आधार पर कंपनी 3 तरीके की होती है। एक होता है चार्टर्ड कंपनी। अगर आपने जो है मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री जो होता है वो पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने चार्टर्ड एक्ट द्वारा जो कंपनी बनी हुई थी वो आपने पढ़ी होंगी 100%। अगर आपने किसी भी कंपटीशन की थोड़ी बहुत भी तैयारी करी है तो आपको पता होगा। तो एक चार्टर बना दिया जाता था, उस चार्टर के तहत जो है एक तरीके से चार्टर्ड का मतलब होता है आदेश पत्र, उसके द्वारा कोई कंपनी बना दी जाती थी, है ना। फिर दूसरा आता है इसमें विशेष एक्ट द्वारा निगमित कंपनी। जैसे कि आपका क्या है, कंपनी एक्ट 2013 है ना, इस एक्ट के तहत जितनी भी कंपनियाँ बन रही हैं वो क्या है, विशेष एक्ट के द्वारा बन रही हैं। तो इस तरीके की कंपनियाँ। फिर आता है रजिस्टर्ड कंपनी, जो रजिस्ट्रेशन के द्वारा बनाई जाती हैं। देखो इन सबको हम यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा ऐसे ही जान लेते हैं, लेकिन जो आपका यहाँ पर ये दे रखा है ना, सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनी, ये आपका लॉन्ग में पूछा जाएगा। क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। कंपनी किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनी का वर्णन कीजिए। या तो क्वेश्चन ये आएगा, या क्वेश्चन ये आएगा कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी से आप क्या समझते हैं, इन दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए, कंपनी की परिभाषा बताइए, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आपका इस वाले पॉइंट से बनेगा, क्योंकि सिलेबस में यही दे रखा है। बाकी पढ़ना तो हमें जानना तो सबको चाहिए ना, कि और कितने प्रकार हो सकते हैं कंपनी के, है ना। तो दूसरा आता है दायित्व के आधार पर कंपनी। दायित्व के आधार पर इस वर्ड को समझ लीजिए। जैसे कि मान लिया आपने एक कंपनी बनाई है P नाम की, ठीक है, तो इस कंपनी में आपका कितना दायित्व है, 100% शेयर होते हैं किसी भी कंपनी के, इस कंपनी में आपका कितना दायित्व है वो आप उस आधार पर तय करेंगे कि आपने कितने शेयर्स खरीदे हैं, है ना। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अर्थात अपनी एक कंपनी है P, ठीक, इस कंपनी में के 100% शेयर्स हैं और सपोज दैट आपके पास में सिर्फ 10% शेयर ही आपके हिस्से के हैं, तो आप क्या है, इस 10% शेयर्स के लिए ही जिम्मेदार हैं, ना कि बाकी 90% शेयर्स के लिए भी आप जिम्मेदार होंगे। ऐसा नहीं है, आपके पास जितने शेयर हैं आपकी उतनी लायबिलिटी है ना, जितना मेरा हिस्सा मैं उतना उत्तरदायित्व दूंगा, इसका ये मतलब होता है। दूसरा आता है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी, मतलब किसी की गारंटी के द्वारा जो है इसको सीमित कर दिया जाता है, लिमिटेड कर दिया जाता है। तीसरा आता है असीमित दायित्व वाली कंपनी। शेयर्स आपके चाहे 10% हो या 20% हो, आपका दायित्व क्या होगा, 100% दायित्व होगा, है ना। ये तीनों में अंतर है। अगला आता है सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनी, इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट्स के आधार पर हम कंपनी, यानी कि कौन कंट्रोल कर रहा है। एक होता है होल्डिंग कंपनी, जैसे कि मान लिया टाटा ग्रुप है, ओके, टाटा ग्रुप है और उसके अंतर्गत बहुत सारी कंपनियां हैं, ABCD इस तरीके से कंपनियां हैं, तो टाटा कंपनी क्या होगी, ये होल्डिंग कंपनी हो जाएगी, होल्डिंग कंपनी हो जाएगी।
और ABCD ये कंपनियाँ क्या हो गई आपकी, ये सहायक कंपनी हो गई। होल्डिंग कंपनी यानी कि मेन कंपनी जो और कंपनियों पर होल्ड करे हुए है ना। और सहायक कंपनी होल्डिंग कंपनी के अंतर्गत आने वाली कंपनी होती है, समझे। अगला आता है राष्ट्रीय हित के आधार पर कंपनी, मतलब कंपनी कहाँ पर कार्य कर रही है उस तरीके से उसको देखा जाता है। एक होता है भारतीय कंपनी, भारत की कंपनी है। भारतीय कंपनी का मतलब यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं है कि कंपनी भारत में ही होगी तो वो भारत की कंपनी कहलाएगी, है ना। और विदेशी कंपनी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कंपनी विदेश में होगी तो वो विदेशी कंपनी कहलाएगी, नहीं। इंडिया के अंदर भी जो है विदेशी कंपनी हो सकती है। इसका ऑनर देखा जाएगा कहाँ पर है, इसका मालिक देखा जाएगा कहाँ पर है। भारतीय कंपनी का मतलब यहाँ पर ये है कि किसी इंडियन पर्सन की जो कंपनी होती है जो जिसका रजिस्ट्रेशन जो है इंडिया के अंदर हुआ हो, ऐसे समझो आप। जिस कंपनी का रजिस्ट्रेशन इंडिया के अंतर्गत हुआ है वो भारतीय कंपनी, और जिस कंपनी का रजिस्ट्रेशन किसी फॉरेन एक्ट के अंतर्गत हुआ है वो विदेशी कंपनी, फिर चाहे वो इंडिया के अंतर्गत हो या विदेश में हो, समझे। इसमें नेक्स्ट आता है स्वामित्व के आधार पर कंपनी। एक होता है सरकारी कंपनी और एक होता है गैर सरकारी कंपनी। स्वामित्व किसका है, सरकार का है या किसी अन्य पर्सन का है। अगर सरकार का स्वामित्व है, सरकार इसका मालिक है, तो वो सरकारी कंपनी। अगर सरकार मालिक नहीं है तो गैर सरकारी कंपनी। अन्य कंपनियों में आ जाता है धर्मार्थ कंपनी, किसी धर्म विशेष के आधार पर इसको बनाया जाता है ना। फिर आता है बैंकिंग कंपनी, बीमा कंपनी, विद्युत कंपनी, उत्पादक कंपनी, निष्क्रिय कंपनी। निष्क्रिय कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कार्य कर रही थी लेकिन अभी नहीं कर रही है ना, इत्यादि। तो ये सब क्या है आपके अन्य कंपनियों के प्रकार हैं। अब जानते हैं हम प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी और वन पर्सन कंपनी। सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनी कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। एक होता है वन पर्सन कंपनी, एक होता है प्राइवेट कंपनी और एक होता है पब्लिक कंपनी। सबको समझते हैं एक एक करके, क्योंकि लॉन्ग में क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा। वन पर्सन कंपनी क्या होता है। कंपनी एक्ट 2013 से पहले भारत में कंपनी बनाने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए होते थे, 2 या उससे अधिक व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती थी। अकेला व्यक्ति कंपनी बना ही नहीं सकता था, इसलिए वन पर्सन कंपनी का कोई वैधानिक अस्तित्व या स्थान नहीं था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब 2013 का एक्ट नहीं था तो उससे पहले आप जो है एक व्यक्ति कंपनी नहीं बना सकता था। अगर कोई बना लेता था तो इलीगल हो जाती थी। लेकिन फिर कंपनी एक्ट 2013 आया, इसका सेक्शन कौन सा 2 और सब सेक्शन 62, उसके अंतर्गत क्या वन पर्सन कंपनी को कानूनी मान्यता दी गई, है ना। अब जो है वन पर्सन का यानी कि एक व्यक्ति भी जो है कंपनी बना सकता है, उसको रन कर सकता है। तो ये सेक्शन याद रखना 262, ओके। 2013 से पहले इसका कोई भी प्रावधान नहीं था, लेकिन अभी है। प्राइवेट कंपनी क्या होता है, तो प्राइवेट कंपनियां वे कंपनियां हैं जिनकी न्यूनतम चुकता अंश पूंजी 1 लाख या इसके अधिक, जैसे कि उसने अपने अंतर्नियमों द्वारा निर्धारित की हो, तथा जो अपने आर्टिकल्स द्वारा अपने शेयर्स के ट्रांसफ़र पर पाबंदी रखती है, अपनी सदस्य संख्या 200 तक सीमित रखती है और पब्लिक में शेयर नहीं बेच सकती। कहने का मतलब ये है कि ये प्राइवेट कंपनी की विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसको समझते हैं। देखो, उसकी चुकता पूंजी कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम 1 लाख रुपया, मिनिमम 1 लाख, मतलब इतना तो उसमें लगाना ही चाहिए। इससे कम की अगर कुछ है तो वो कंपनी नहीं है। फ़िलहाल कुछ भी खोल लो लेकिन वो कंपनी नहीं होगा। तो मिनिमम 1 लाख रुपया, इतनी उसकी चुकता पूंजी होनी चाहिए। दूसरा, जो प्राइवेट कंपनी है ना आपकी, प्राइवेट कंपनी, ये इसके जो शेयर्स होते हैं इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। जैसे कि कोई एक व्यक्ति है ए, एक कंपनी बनाता है पी, ठीक। एक व्यक्ति है ए और ये कंपनी बनाता है पी। मान लिया इसमें इसके जो है 100% शेयर्स हैं। अब अगर ये चाहे कि मैं अपने जो है 10% शेयर किसी और को दे दूं, तो भाई साहब आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ये है इसका मतलब। दूसरा है, इसमें मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी है ना, प्राइवेट कंपनी है तो इसके कोई जो इसके सदस्य हैं कोई लिमिट तो होगी ना, तो 200, इससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 200 इसके सदस्य हो सकते हैं। सदस्य संख्या की बात हो रही है ना। और नेक्स्ट इसकी विशेषता क्या है कि पब्लिक में शेयर जो है नहीं जारी कर सकते। ये जो प्राइवेट कंपनी होती है
ये पब्लिक में शेयर जारी नहीं कर सकती। पब्लिक में शेयर्स का मतलब हो गया, जैसे कि आपने देखा होगा एंजल वन हो गया या ग्रो ऐप हो गया, इस तरीके के जो ऐप आते हैं ना, इसमें आप कंपनियों के शेयर्स खरीद सकते हैं, है ना। तो जो पब्लिक कंपनी है वो इस तरीके का कार्य नहीं कर सकती। ओके, तो इसकी ये कुछ विशेषताएं हैं। अभी आगे देखते हैं। सेक्शन 92 क्या कहता है, किस एक्ट का सेक्शन है ये, तो कंपनी एक्ट 2013 उसका सेक्शन है ये 92 के अनुसार प्राइवेट कंपनी को अपनी एनुअल रिपोर्ट यानी कि जो इसकी वार्षिक रिपोर्ट है उसके साथ में अपने अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार को प्रेषित करना पड़ता है, जिसमें कंपनी बताती है कि उसने शेयर्स को खरीदने के लिए जनता को कभी आमंत्रित नहीं किया है। यानी कि जो कंपनी है वो क्या करेगी, अपनी एक, देखो कोई भी कंपनी एक साल में रिपोर्ट तो जारी करेगी ना, तो एक रिपोर्ट अपनी जारी करेगी जिसपे इसमें इसका जो MOA के जो अधिकारी हैं, MOA क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं, नहीं देखा है लेक्चर जाके देख लेना। तो उसके साथ में एक प्रमाण पत्र होगा, उस पर इन लोगों के अधिकारियों के साइन होंगे और उसमें लिखा होगा कि भाई साहब देखो ऐसा है, हमने पिछले एक साल में कोई भी जो है जनता के लिए शेयर जारी नहीं किया है ना। दूसरा पॉइंट इसमें ये आता है, यदि प्राइवेट कंपनी अपने AOA, MOA और AOA क्या होता है ये दोनों हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो कंपनी अपने AOA में ऐसे परिवर्तन करे जो कंपनी की शर्तों को तोड़े, जैसे कि अभी हमने शर्तें क्या देखी कि 200 से ज़्यादा सदस्य संख्या नहीं हो सकती है। तो मान लिया आपने कोई ऐसा परिवर्तन कर दिया कि आपकी सदस्य संख्या 400 हो गई, तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर कोई ऐसा परिवर्तन करे जो कंपनी की शर्तों को तोड़े तो उसे ऐसे परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर देनी पड़ेगी। जो आपका रजिस्ट्रार ऑफिस है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंपनी का कराया जाता है, वहाँ पर जाके आप बता दीजिए कि ऐसा है साहब, हमारी कंपनी की सदस्य संख्या 200 से बढ़ के 300 हो गई है, अभी 1 महीने के अंतर्गत हुई है, यानी कि 30 दिन के अंतर्गत जो है आपको ये जाके जानकारी रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं बताते हैं तो जो दोषी अधिकारी है उसको अर्थदंड दिया जाएगा, जुर्माना लगेगा, है ना। प्राइवेट कंपनी के लाभ क्या होते हैं प्राइवेट कंपनी खोलने के, बहुत सारे लाभ हैं। स्थापना होते ही कंपनी अपना व्यापार तुरंत आरंभ कर सकती है। जब हमने पढ़ा था ना कंपनी का निर्माण कैसे होता है, तब उसमें हमने देखा था कि लास्ट में जाके एक कंपनी को जो है व्यापार आरंभ का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, व्यापार आरंभ प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। लेकिन वो कौन लेता है, सिर्फ पब्लिक कंपनी ही ले सकती है। पब्लिक कंपनी बिना उसके जो है व्यापार आरंभ नहीं कर सकती। उसमें हमने जाना था कि अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको क्या क्या हानि हो सकती है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, उसको अगर वो सर्टिफिकेट नहीं भी मिलेगा तब भी वो अपना जो है व्यापार आरंभ कर सकती है। न्यूनतम सदस्य संख्या केवल 2 है ना। मिनिमम कितने सदस्य चाहिए, 2 सदस्य चाहिए, और जबकि पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य चाहिए। तो 2 सदस्य आसानी से मिल जाएंगे, 7 सदस्य तो बहुत मुश्किल है ना मिलना। तो 2 सदस्य हों आपके पास में, आप प्राइवेट कंपनी चालू कर सकते हैं। तीसरी विशेषता है प्राइवेट कंपनी अधिनियम की विवरण पत्रिका संबंधी उपबंधों से मुक्त रखी जाती है। जैसे कि होता है ना आपका प्रोस्पेक्टस, उससे मुक्ति है, बनाओ मत बनाओ कोई दिक्कत नहीं। चौथा पॉइंट आता है डायरेक्टर्स की नियुक्ति संबंधी अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। जैसे कि सिर्फ 2 डायरेक्टर नियुक्त करना आवश्यक है, सभी डायरेक्टर्स स्थायी रूप से आजीवन काल तक नियुक्त किए जा सकते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कि प्राइवेट कंपनी आपने बनाई अब 2 साल बाद बोले नहीं अब हम डायरेक्टर नहीं है, नहीं, आप डायरेक्टर हैं तो जब तक जिंदा हैं तब तक रहो आराम से। आर्टिकल में वर्णित निर्देशकों से भी अधिक नियुक्ति की जा सकती है, यानी कि 2 निदेशक आपने अपनी जो है कंपनी का आर्टिकल बनाया, AO बनाया और उसमें लिख दिया कि नहीं हमारी कंपनी में सिर्फ 4 ही निदेशक होंगे, लेकिन इन फ्यूचर कुछ ऐसा हो गया कि आपने 4 से बढ़ाकर संख्या 5 कर दी तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं आप। MOA पर निदेशकों के हस्ताक्षर होना आवश्यक नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए ये ज़रूरी होता है। कंपनी से ऋण लेने की छूट रहती है, यानी कि आपकी कंपनी है, आप कंपनी से लोन ले सकते हैं। स्ट्रेचरी मीटिंग्स आवश्यक नहीं है। ये सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे क्लियर होंगी, जब आगे पढ़ेंगे मीटिंग्स क्या होता है तब आपको पता चलेगा, है ना। अब प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में अंतर क्या होता है, देखो पीछे एक बार ये समझो, अभी तक हमने क्या जाना, अभी हमने देखा 1% कंपनी क्या होता है। 2013 से पहले मान्यता नहीं थी, लेकिन अब है। सेक्शन याद रख लेना, ये हो गया इसका, ठीक।
ठीक, प्राइवेट कंपनी क्या क्या विशेषताएं हैं? शेयर को ट्रांसफ़र पर पाबंदी रहती है, सदस्य संख्या 200 तक लिमिटेड रहती है, पब्लिक में शेयर नहीं बेच सकते। ठीक है, सेक्शन 92 क्या होता है वो अभी हमने जाना। एओ में अगर कोई आप चेंज करते हैं तो आप उसकी सूचना जाके 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को दे दें। ओके, अब इसके हम देख रहे थे लाभ, अभी क्या क्या लाभ होते हैं इसके। अब हम देखेंगे जो प्राइवेट कंपनी है और पब्लिक कंपनी है इसमें अंतर क्या होता है। तो देखो, एक तरफ है आपका आधार, किस आधार पर ये अंतर करेंगे। फिर एक तरफ आपका सार्वजनिक कंपनी बोले तो पब्लिक कंपनी, और एक प्राइवेट कंपनी। एंड सदस्य संख्या, तो सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए और प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 सदस्य। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती है और इसमें मैक्सिमम 200 अभी हमने पीछे देखा था। पूंजी, तो कम से कम चुकता पूंजी कितनी चाहिए? 5 लाख रुपया। किसके लिए? पब्लिक कंपनी के लिए, और 1 लाख प्राइवेट कंपनी के लिए। निदेशक बोले तो डायरेक्टर, तो सेक्शन 149 के अनुसार कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए पब्लिक कंपनी स्टार्ट करने के लिए, लेकिन वहीं सेक्शन 149 के अनुसार 2 डायरेक्टर होने चाहिए प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करने के लिए। जनता को अंश लेने को आमंत्रण, यानी कि आप पब्लिक में शेयर जारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो आमंत्रण दे सकते हैं। यानी कि पब्लिक कंपनी जो है आमंत्रण दे सकती है कि आइए भाई साहब हमारे शेयर्स खरीदिए। जैसे कि देखा होगा ना आपने, आईपीओ जारी होते हैं कंपनियों के, वो चीज़ हो रही है यहाँ पर। निजी कंपनी ये आमंत्रण दे ही नहीं सकती। कोरम, कोरम का मतलब होता है कि कंपनी की कार्यवाही स्टार्ट करने के लिए कम से कम कितने सदस्य चाहिए। तो पब्लिक कंपनी के लिए 5, प्राइवेट कंपनी के लिए 2। प्रोस्पेक्टस, अभी प्रोस्पेक्टस क्या है ये हमारा पूरा टॉपिक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पब्लिक कंपनी जारी कर सकती है लेकिन प्राइवेट कंपनी ये जारी नहीं कर सकती। स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति, कम से कम 1/3 मंडल के निदेशक स्वतंत्र होंगे। यानी कि अगर आपके जो निदेशक मंडल 18 है ना, 18 डायरेक्टर्स हैं, तो इसमें से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने होंगे? 1/3। 18 का 1/3 निकाल दो, यानी कि 6 क्या होंगे आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। ओके, और प्राइवेट कंपनी के लिए तो ज़रूरी ही नहीं है। निदेशक बनने पर प्रतिबंध है, यानी कि आप डायरेक्टर कैसे बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, कैसा क्या प्रतिबंध है या नहीं है। तो एक व्यक्ति 10 से अधिक कंपनियों का निदेशक नहीं हो सकता। यानी कि अगर एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, अगर ये 10 से ज़्यादा जो है पब्लिक कंपनियों का डायरेक्टर नियुक्त होता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो 10 कंपनियां ही संभाल सकता है एक व्यक्ति, बहुत है यार इतनी भी। और जो प्राइवेट कंपनी का जो डायरेक्टर होता है वो 20 कंपनियां संभाल सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं हो सकता। तो ये इसकी विशेषताएं हैं, है ना। अच्छे से हमने समझा था प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या अंतर है। सदस्य संख्या देख ली, पूंजी, निदेशक, जनता को शेयर और कोरम क्या होता है, ये सारी चीज़ें। अब देखते हैं हम, अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पर अगला टॉपिक आता है इसी के अंतर्गत, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस अ प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट्स इनटू अ पब्लिक कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी है, अब इसको हमें क्या बनाना है? पब्लिक कंपनी बनाना है, समझे। प्राइवेट कंपनी को हमें क्या करना है? पब्लिक कंपनी बनाना है। तो किन परिस्थितियों में बना सकते हैं वो यहाँ पर डिस्कस की जा रही है। आपसे पूछ लेगा कि प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी कैसे बनाएं। तो देखो सुनो, यदि कोई प्राइवेट कंपनी स्वयं को पब्लिक कंपनी में बदलना चाहती है तो उसे विशेष रिजोल्यूशन द्वारा अपने अंतर नियमों में इस प्रकार परिवर्तन करने होंगे जिससे उस पर प्राइवेट कंपनी की हैसियत से लगे प्रतिबंध समाप्त हो जाएं। सीधे सा मतलब इस लाइन का ये है कि अगर आप प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी बनना चाहते हैं तो आपको अपना MOA जो है ना, ये नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 2 आप जाके देख लो, वहाँ पता चल जाएगा। तो MOA में चेंज कर लो, है ना, जिसकी वजह से आप प्राइवेट हैं वो हटा दीजिए। दूसरा, उसे कंपनी एक्ट की 2nd अनुसूची में दर्शाए गए, कंपनी जो एक्ट है 2013 वाला, इसकी अनुसूची 2 में दिया गया है कि 14 दिन के अंदर कंपनी रजिस्ट्रार के पास इस आशय की सूचना एवं विवरण पत्रिका भेजनी होगी। यानी कि इस तरीके की आपकी सूचना और विवरण पत्रिका जो है लिख के एक जो आपका रजिस्ट्रार ऑफिस है ना वहाँ पर भेजनी होगी। पहली चीज़ देखो, फिर से समझो, आपको बहुत क्रिटिकल है ये। क्या करना है? पहला पॉइंट आपको ये बता रहा है कि आपको MOA में चेंज करना है भाई साहब, ठीक। दूसरा पॉइंट ये है कि कंपनी एक्ट की जो अनुसूची दी है सेकंड अनुसूची में एक पॉइंट ये दिया गया है
कि आप जो है 14 दिन के भीतर जो है इस तरीके की सूचना कि भाई साहब हम प्राइवेट से पब्लिक बनना चाह रहे हैं, इस तरीके की सूचना जो है आप जाकर दे दो रजिस्ट्रार को। दूसरी बात ये है, इसके अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट केस आता है राम परसोत्तम मित्तल एवं अन्य बनाम मेसर्स हिलक्रिस्ट रियल्टी 2009। इसमें ये बताया गया है कि प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कैसे चेंज करेंगे, उसके बारे में ये केस है। देखो, एक कंपनी होती है हिलक्रिस्ट प्राइवेट कंपनी, ये क्या करती है 30 सितंबर 2002 को पब्लिक कंपनी में चेंज होने के लिए जो है फार्म 23 रजिस्ट्रार को भेज देती है। रजिस्ट्रार के पास में एक फार्म नंबर 23 होता है और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं उनके साथ में 30 सितंबर 2023 को उसके पास भेज देती है हिलक्रिस्ट प्राइवेट कंपनी की, देखिए साहब हम जो है पब्लिक प्राइवेट कंपनी है, हमें पब्लिक कंपनी बना दो। हालांकि एक फार्म और होता है विवरण पत्रिका, जो कि अभी 2013 के एक्ट द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है, वो भी चाहिए होता, लेकिन अभी उसकी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो भी उसने जो है भेज दिया था। सभी औपचारिकताएँ पूरी कर ली थी, रजिस्ट्रार के पास भेज दिया था। लेकिन जो रजिस्ट्रार है ना, इसने कंपनी के स्टेटस में परिवर्तन रिकॉर्ड नहीं किया। उसने तो अपना काम कर दिया कंपनी वाले ने कि लो साहब कर दो स्टेटस दर्ज हमारा, हमें जो है प्राइवेट से पब्लिक बना दो। लेकिन जो रजिस्ट्रार महोदय थे उन्होंने स्टेटस दर्ज ही नहीं किया कि आप पब्लिक हो चुके हैं, अपने रिकॉर्ड में पब्लिक कंपनी नहीं दर्शाया, वहाँ प्राइवेट ही रहने दिया। अब कंपनी द्वारा जो है प्राइवेट से पब्लिक कंपनी में परिवर्तन का कारण यह था कि उसकी सदस्य संख्या जो है 50 से अधिक हो गई थी। उस टाइम पे 50 होती होगी, है ना, अभी 200 हो गई है। और 30 सितंबर 2002 को, कब का बात हो रही है ये, 30 सितंबर 2002 को उसने 134 शेयर धारकों को शेयर आवंटित कर दिए। अभी पीछे देखो, 30 सितंबर 2002 की ही बात हो रही है ना। 30 सितंबर 2002 को उसने क्या किया, 134 शेयर धारकों को 134 जो शेयर होल्डर्स थे उनको शेयर्स दे दिए। उसे तो लगा कि भाई साहब ऐसा है कि हम तो पब्लिक कंपनी बन ही चुके हैं, उसका प्राइवेट रूप समाप्त हो चुका था, है ना। कंपनी के संचयी प्राथमिकता प्राप्त अंशधारियों ने कंपनी की स्थिति के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की। उन्हें 2 वर्षों से लाभांश प्राप्त नहीं हुआ था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि कंपनी द्वारा 23 सितंबर 2002 को फार्म 23 सहित जो है अन्य सभी प्रपत्र फाइल कर दिए जाने के कारण उस दिन से उसकी प्राइवेट कंपनी से बदलकर पब्लिक कंपनी हो गई थी और इसके लिए आवश्यक नहीं है कि वह परिवर्तन हेतु रजिस्ट्रार के निर्णय की प्रतीक्षा करें। कहने का मतलब ये है कि सीधे सीधे इसका एक लाइन में निर्णय ये निकल के आता है, यहाँ पर ये समझो कि अगर जो है आपने अपना डॉक्यूमेंटेशन का कार्य पूरा कर लिया है ना, फिर चाहे उसे रजिस्ट्रार जो है आपका वो उस कंपनी को प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में रजिस्टर करे या ना करे, ठीक है, आपने सूचना रजिस्ट्रार को दे दी है, तब भी आपकी जो कंपनी है वो पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। ऐसे समझो, आप समझे। रजिस्ट्रार के पास सूचना पहुंच जानी चाहिए, लिखित में जितने भी हों डॉक्यूमेंट सारे पहुंच जाने चाहिए। फिर उसकी मर्ज़ी, अगर वो रजिस्ट्रेशन कर रहा है या स्टेटस में चेंज कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है फिर भी ठीक है, आपकी कंपनी पब्लिक मानी जाएगी, आप उसी की तरह कार्य करेंगे। पूरा इस जो है केस जो है उसका यही कंक्लूजन निकल के आता है, यही निर्णय निकल के आता है। अभी हमने पढ़ा कि जो प्राइवेट कंपनी है उसको हमने पब्लिक कंपनी कैसे बनाया, ठीक है। ये 2 पॉइंट थे यहाँ पर कि आपको क्या है, एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और जो कंपनी प्राइवेट कंपनी के एसेट जो प्रतिबंध लगे हैं वो समाप्त हो जाएंगे। 14 दिन के अंदर अंदर आप जो है नोटिस दे देना रजिस्ट्रार के पास में, ठीक है। यही तो 2 पॉइंट है। फिर इसमें हमने एक केस पढ़ा था राम परसोत्तम मित्तल एवं अन्य मेसर्स हिलक्रिस्ट रियल्टी। इस केस का नाम याद रख लेना, थोड़ी बहुत अगर कहानी याद हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, सीधे सीधे इसका निर्णय भी लिख के आ जाना आप यहाँ पर, है ना। अब हम देखेंगे जो पब्लिक कंपनी है, जो पब्लिक कंपनी है ना, अब इसको हम प्राइवेट कंपनी में चेंज करेंगे। अभी तक हमने क्या किया था, प्राइवेट को पब्लिक बनाया था, अब हम पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं। कैसे बना सकते हैं समझो, पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। कंपनी एक्ट में कोई विशेष प्रावधान नहीं दे रखा है जैसे कि प्राइवेट कंपनी का पब्लिक में चेंज करने की था, ऐसा इसके बारे में कुछ नहीं है। फिर भी यदि कोई पब्लिक कंपनी विशेष प्रस्ताव द्वारा अपने MOA में चेंज कर देती है, ठीक है, जिससे क्या क्या हो जाता है, तो जिससे उसके अंकों के अंतरण पर रोक लगे। ये अंक लिखा है यहाँ पर, अंश होगा, सॉरी फॉर मिस्टेक। यहाँ पर ये क्या है, आपकी जो शेयर्स है ना, आप शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यही तो होता है ना पब्लिक कंपनी का। लेकिन आपने कुछ ऐसा परिवर्तन कर दिया कि आप शेयर ट्रांसफ़र ही ना कर सकें, है ना। उसकी सदस्य संख्या 200 तक सीमित कर दी जाए। अभी हमने देखा था कि क्या पब्लिक कंपनी की सदस्य संख्या कितनी होती है, मैक्सिमम 200 होती है,
सॉरी प्राइवेट कंपनी की सदस्य संख्या कितनी होती है, मैक्सिमम 200 होती है। तो आपने क्या करा, पब्लिक कंपनी की भी सदस्य संख्या 200 कर दी, या आपने कुछ ऐसा चेंज कर दी कि आप शेयर जारी ही नहीं कर सकते हैं, है ना। यदि उस कंपनी में अपने शेयर्स को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो। तीसरा विशेषता क्या है कि अगर आपने जो है प्रतिबंध कर दिया है कि अब कोई भी जो है व्यक्ति पब्लिक जो है शेयर नहीं खरीद सकती मेरी कंपनी के, तो ये समझा जाएगा कि कंपनी प्राइवेट में चेंज हो गई है। सीधा सीधा इसका मतलब ये समझो कि कंपनी एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ इस तरीके के अपने MOA में चेंज कर देते हैं जो विशेषताएं प्राइवेट कंपनी की हैं, तो आपकी कंपनी जो है प्राइवेट कंपनी कहलाएगी। कैसे कैसे, जैसे कि आप एक शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ये आपने प्रतिबंध कर दिया। आपने सदस्य संख्या 200 तक लिमिटेड कर दी, ठीक है साहब। और आप जो है पब्लिक को शेयर्स जारी नहीं कर सकते। इस तरीके के अगर आपने काम कर दिए हैं तो आपकी कंपनी क्या हो जाएगी, प्राइवेट कंपनी हो जाएगी, है ना। लेकिन इसके लिए एक यहाँ पर नोट आपको याद रखना है कि परिवर्तन को तब तक स्वीकारा नहीं जाएगा जब तक कि रजिस्ट्रार ने इसका अनुमोदन प्राप्त नहीं हो जाता, है ना। रजिस्ट्रार से अनुमोदन लेना भी आवश्यक है। इसमें एक केस आता है श्याम नंदन प्रसाद बनाम बिहार राज्य लिमिटेड। इसमें क्या होता है, उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि बिहार और उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत ऐसी सहकारी समिति जिसकी सदस्य संख्या 50 से अधिक हो तथा जिसमें सरकार का पूंजी निवेश ना हो, ना तो वह सरकारी कंपनी होगी और ना ही प्राइवेट कंपनी, अतः इसे कंपनी एक्ट की धारा 3 के अनुसार पब्लिक कंपनी माना गया। ये एक केस है, अगर आपको याद करना है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, छोड़ सकते हैं आप इसको, तो ज़रूरी नहीं है। अब इसको एक बार ना रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से, हम क्या क्या पढ़ा है अभी तक। वेरियस काइंड ऑफ कंपनी, क्या क्या काइंड है, तो निर्माण के आधार पर देखा था, दायित्व के आधार पर देखा था, है ना, सदस्यों की संख्या के आधार पर, तीनों को डिटेल में पढ़ लिया। कंट्रोल यूनिट के आधार पर, राष्ट्रीय हित के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर अन्य कंपनी कौन कौन सी होती हैं। 1 पर्सन कंपनी क्या है, डिटेल में जान लिया। प्राइवेट कंपनी क्या होता है, कैसे रख सकते हैं, वो सब चीज़ें देख ली। फिर देखा था प्राइवेट कंपनी के क्या लाभ हैं, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में क्या अंतर होता है, इसको हमने जाना, है ना। किस परिस्थिति में प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी बनाते हैं, ये सब चीज़ें अभी हमने देखी। फिर लास्ट में अभी हमने देखा था कि पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी कैसे बना सकते हैं, है ना। ये एक केस आपको याद रखना पड़ेगा, राम पुरुषोत्तम मित्तल एवं अन्य बनाम मेसर्स हिलक्रेस्ट रियल्टी, ये वाला केस आपको याद रखना है और लिख के भी आना अगर लॉन्ग में आता है तो, ठीक है। ये बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कंपनी के प्रकार, बहुत ही डिटेल में इसको हमने जाना। अब अगला नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा ना, उसमें हम पढ़ेंगे कंपनी का जो होता है पर्दा, कॉर्पोरेट वेल। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।